अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज तारीख है 13 जनवरी और मैं हूं आपका मेज़बान नदीम अकरम। लेकर आया हूं आज की 12 बड़ी खबरें जो सीधे आपकी जिंदगी से जुड़ी है। तो आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइन पर, जहां हम बात करेंगे इक़्तिदार 1403 युद्ध अभ्यास, ईरानी सेना ने शुरू किया हवाई रक्षा प्रदर्शन। जानिए कैसे सुरक्षा को और मजबूत करेगा। वहीं हम इस पे बात करेंगे गजा से घुसपैठ का खतरा बरकरार, इजरायली सेना का बड़ा बयान, गजा से हो रही घुसपैठ और बढ़ते खतरों पर नजर डालेंगे। वहीं हम इस पे बात करेंगे यूक्रेन के खनिज संसाधन की, जहां 11.5 ट्रिलियन संपत्ति के साथ साथ अन्य दुर्लभ खनिज भंडार पर क्या असर पड़ रहा है। वहीं हम इस पे बात करेंगे व्हाट्सएप की सुरक्षा पर सवाल। मार्क जुकरबर्ग ने खुलासा किया कि CIA और अन्य एजेंसियां आपके मैसेज तक पहुंच सकती हैं और गोपनीयता को लेकर क्या है आपकी राय। वहीं हम इस पे बात करेंगे लॉस एंजलिस आग में ईरानी मदद की, ईरानी रेड क्रिसेंट ने राहत सामग्री और सहायता भेजने की पेशकश की है। मानवता के इस कदम पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये तमाम बड़ी खबरें नाजरीन आपके सामने होंगी। शुरुआत करते हैं पहली खबर से जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इक़्तिदार 1403 युद्ध अभ्यास हवाई रक्षा प्रदर्शन की, ईरान की सेना ने आज रविवार को इक़्तिदार 1403 युद्ध अभ्यास शुरू किया, जो पश्चिम और उत्तरी क्षेत्रों में हवाई रक्षा शक्ति पर केंद्रित है। यह अभ्यास पिछले कुछ दिनों से पूरे ईरान में चल रहा है। इस युद्ध अभ्यास का उद्देश्य दुश्मन के हमले के खिलाफ रक्षा योजना की क्षमता का मूल्यांकन करना है, खुफिया जानकारी में बढ़त सुनिश्चित करना है और आधुनिक उपकरणों जैसे रडार, सेंसर, सिग्नल इंटरसेप्टर, ऑप्टिकल सेंसर और अन्य निगरानी प्रणालियों का उपयोग करके समय पर लक्ष्यों की पहचान करना है। साथ ही इस अभ्यास के दौरान सैनिकों की रणनीतिक और तकनीकी कौशल की जांच की जाएगी और युद्ध के अगली हालात में उन्हें परखा जाएगा। इस अभ्यास में तेजी से मूवमेंट और तैनाती जैसे सिद्धांतों पर विशेष ध्यान दिया गया है, जैसा कि ईरानी समाचार इरना ने इस बात का खुलासा किया है। वहीं आप दूसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एर्दोगान का ध्यान सीरियाई कुर्दों पर, ISIS की वापसी रोकने पर कम फोकस। तुर्की के राष्ट्रपति रसब तैयब एर्दोगान की सीरियाई कुर्द के प्रति नीति पर नेशनल इंटरनेशनल प्रतिक्रिया आकर्षित हो रही है। पत्रिका ने कहा कि एक बार फिर तुर्की सीरियाई कुर्दों से बदला लेने की प्राथमिकता देगी, न कि ISIS की वापसी को रोकने पर। पत्रिका में प्रकाशित लेख सीरियाई कुर्द एर्दोगन के निशाने पर मैं विश्लेषक रॉबर्ट एलिस ने 2014 की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि सितंबर 2014 से जनवरी 2015 तक कोबानी की घेराबंदी और वहां कुर्द बलों पर द्वारा किया गया बहादुरी भरा बचाव ISIS के खिलाफ जंग में एक बड़ा मोड़ था। अब असद सरकार के पतन के साथ कोबानी फिर से आतंकवादी समूह ISIS की वापसी रोकने में अहम भूमिका निभाएगा और उस समय गठबंधन की हवाई हमलों, अमेरिका द्वारा हथियारों और मेडिकल सप्लाई की हवाई मदद और इराक से कुर्द पेशमर्गा बलों की मदद में कोबानी में जीत दिलाई थी। रॉबर्ट एलिस ने यह भी बताया कि इस सफलता ने अमेरिका को सीरियाई विपक्षी बलों को हथियार और प्रशिक्षण देने का फैसला करने के लिए प्रेरित किया। इसे सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस बनी, जिसका नेतृत्व कुर्द ने किया और अक्टूबर 2017 में रक्का में ISIS को हराने का रास्ता साफ हुआ। वहीं आप तीसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लॉस एंजलिस में आग पर ट्रंप का हमला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज फिर कैलिफोर्निया के नेताओं पर हमला बोला, जबकि लॉस एंजलिस में आग बुझाने की कोशिशें अभी तक जारी हैं। दोस्तों, ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा, लॉस एंजलिस में आग अब भी भड़क रही है। अयोग्य नेता यह भी नहीं जानते कि इसे कैसे बुझाएं। उन्होंने इसे देश की सबसे बड़ी आपदाओं में से एक बताया और सवाल किया कि यह क्या हो रहा है। मौत हर जगह है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाई प्रोफाइल पैसिफिक पैलिसेड्स इलाके में पानी की कमी के कारण फायर फाइटिंग टैंक खाली हो गए हैं, जिससे आग बुझाने के प्रयास प्रभावित हुए हैं।
कैलिफोर्निया के गवर्नर गोविन न्यूसम पर ट्रंप ने बिना सबूत के आरोप लगाते हुए डेमोक्रेट्स की निंदा की है। अब तक आग से 12,000 से अधिक इमारतों को तबाह कर दिया गया है। लॉस एंजलिस काउंटी के कॉरोनर ऑफिस ने कम से कम 16 लोगों की मौत का ऐलान भी किया है। वहीं आप चौथी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जर्मन विदेश मंत्री का बयान। जर्मनी की विदेश मंत्री आनोलेना बेरबाक ने कहा कि सीरिया के उन अधिकारियों पर लगी पाबंदियां जिन्होंने युद्ध अपराध किए जारी रहनी चाहिए। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में आयोजित एक सम्मेलन में जिसमें यूरोपीय और मध्य पूर्व के वरिष्ठ राजनयिक शामिल हुए, बेरबाक ने कहा कि गृह युद्ध के दौरान गंभीर अपराध करने वाले असद सरकार के अधिकारियों पर लगी पाबंदियां हटाई नहीं जानी चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि पाबंदियों को समझदारी से लागू किया जाए ताकि सीरियाई जनता को जल्दी राहत मिल सके। इसके साथ ही बेरबॉक ने जर्मनी की ओर से 50 मिलियन यूरो की अतिरिक्त मदद की घोषणा भी की। यह राशि सीरियाई लोगों के लिए भोजन, आपातकालीन आश्रय और चिकित्सा सेवाओं पर खर्च की जाएगी। वहीं आप पांचवी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यमन की स्थिति पर ईरानी विदेश मंत्री का बयान। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरचाची ने आज संयुक्त राष्ट्र की यमन में स्थित सुधारने के प्रयासों का समर्थन किया। संयुक्त राष्ट्र के यमन विशेष दूत हांस ग्रुनबर्ग ने मुलाकात के दौरान अरगाची से यमन की बुनियादी ढांचे पर हो रहे अमेरिकी, ब्रिटिश और इजरायली हमलों की निंदा की। उन्होंने कहा कि ये हमले यमन की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुत्ता का उल्लंघन है और ये अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का भी घोर उल्लंघन है। अरगाची ने यह भी कहा कि अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा की जा रही शक्ति का अनुचित उपयोग और कानून का उल्लंघन जो गजा में इजराइल द्वारा की जा रही नरसंहार को समर्थन देता है, क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा बन गया है। इसके प्रभाव पूरे क्षेत्र के देशों पर पड़ रहे हैं। वहीं आप छठी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गजा से घुसपैठ का खतरा लगातार बरकरार है। इजरायली चैनल 12 ने सेना के हवाले से बताया कि गजा में युद्ध के बावजूद गजा से इजरायल में घुसपैठ का खतरा अब भी बना हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार एक हफ्ते पहले गाजा डिवीजन की एक बैठक हुई जिसमें दक्षिण कमान के वरिष्ठ अधिकारियों और सुरक्षा अधिकारियों ने भाग लिया। इस बैठक में संभावित खतरों के विभिन्न परिदृश्य प्रस्तुत किए गए। बैठक में निष्कर्ष निकला कि 15 महीने के युद्ध के बाद भी गजा से इजरायल के कब्जे वाले इलाकों में घुसपैठ का खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। सेना इसे लेकर सतर्क बनी हुई है और आवश्यक तैयारियां कर रही हैं। और ये उस देश का हाल है दोस्तों जो अपने जीत के दावे करता हुआ हर जगह नजर आ रहा है। वहीं आप सातवीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। रविवार की शाम इजरायली सेना ने लेबनान के दक्षिण और बेका क्षेत्रों पर हवाई हमले किए जो संघर्ष विराम समझौते का एक बड़ा उल्लंघन है। अलमायदीन की रिपोर्ट के अनुसार इजरायली विमानों ने दक्षिण लेबनान में होमिन और देर अल जहरानी कस्बों के पास खुले क्षेत्रों को निशाना बनाया। वहीं बेका के जनता इलाके की पहाड़ियों पर भी हमले किए गए। इसके अलावा इजरायली सेना ने दक्षिण लेबनान के कई गांवों में घुसपैठ की। अलमायदीन की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली टैंक मिरकवा और मारून अल रास कस्बे के उत्तरी क्षेत्रों की ओर बढ़ते हुए देखे गए। एक और घटना में इजरायली सैनिकों ने अल मजीदिया गांव और वादी खंसा की ओर घुसपैठ की जहां ड्रोन के साथ निगरानी की गई। वहीं आप आठवीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेतन्याहू पर आलोचना। इजरायली मीडिया के अनुसार उत्तर के निवासियों, विशेष रूप से नहरिया के लोग अब भी पिछले संघर्ष के प्रभाव से उभर नहीं पाए हैं और आर्थिक सहायता की मांग कर रहे हैं। रिपोर्ट में यह बताया गया कि होटल फंडिंग और वित्तीय अनुदान फरवरी तक जारी रहेगा। इसके अलावा इजरायली सरकार आज उन निवासियों के लिए सहायता बढ़ाने पर मदद करेगी जिन्होंने दक्षिण और उत्तर में अपने घर खाली कर दिए हैं। यह सहायता अगले महीने के अंत तक बढ़ाई भी जा सकती है। वहीं मैतुल्ला बस्ती के परिषद प्रमुख डेविड
अजुलाई ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की आलोचना करते हुए कहा कि वे हमारे पास नहीं आते, हमसे बात नहीं करते, कैबिनेट हमसे संवाद नहीं करते, सेना भी बहुत कम बात करती है, ऐसे में हम लोग कहां जाएं। वहीं आप 9वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नॉर्वे के प्रोफेसर ग्लेन डिजेन ने कहा कि नाटो को रूस के साथ तुरंत बातचीत शुरू करनी चाहिए। उन्होंने जोर देकर के कहा कि अगर तनाव जारी रहा तो यह स्थिति और बिगड़ सकती है। शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए बातचीत बेहद जरूरी है। वहीं आप 10वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यूक्रेन के पास 11.5 ट्रिलियन के मूल्यवान खनिज संसाधन मौजूद है। यूक्रेन के पास लिथियम के 11.5 ट्रिलियन मूल्य के भंडार हैं। साथ ही चांदी, सोना, यूरेनियम, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन और मैग्नीज, टाइटेनियम और हाइड्रोकार्बन जैसे खनिज खरबों डॉलर के भंडार भी हैं। इसके अलावा यूक्रेन के पास यूरोप में दुर्लभ खनिजों जैसे बेरिलियम, नियोमिन और जिरकोनियम का सबसे बड़ा भंडार है। ये खनिज वैश्विक उद्योगों और तकनीकी विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण भी है। वहीं आप 11वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मार्क जुकरबर्ग का बड़ा खुलासा। मार्क जुकरबर्ग ने खुलासा किया है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियां, जिनमें CIA भी शामिल है, जरूरत पड़ने पर व्हाट्सएप मैसेज तक पहुंच सकती है। यह बयान गोपनीयता और सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं पैदा कर रहा है। वहीं आप आज की आखिरी और 12वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ईरानी रेड क्रिसेंट ने लॉस एंजलिस आग के लिए मदद की पेशकश की है। ईरानी रेड क्रिसेंट के अध्यक्ष ने कहा है कि वे लॉस एंजलिस अमेरिका में लगी आग से निपटने के लिए राहत टीम, राहत सामग्री और कार्यकर्ताओं को भेजने के लिए तैयार हैं। यह पेशकश वैश्विक सहयोग और मानवता के समर्थन का एक बड़ा प्रतीक है। तो नाजरीन, ये थी आज की 12 बड़ी और अहम खबरें। आपकी राय और सवाल हमारे लिए बेहद मायने रखते हैं। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मैं नदीम अकरम आपसे इजाजत चाहता हूं। अगली बार फिर मिलेंगे इसी वक्त कुछ नई खबरों और अहम मुद्दों के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया।